नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। देहरादून से खबर है, शवों का अंतिम संस्कार करने में रही परेशानी को लेकर कोरोना पॉजिटिव की शवों के अंतिम संस्कार करने में परेशानी आ रही है। कोरोना के डर से स्थानीय लोग नहीं करने दे रहे अंतिम संस्कार। मुरादाबाद निवासी कोरोना पॉजिटिव युवक के अंतिम संस्कार में काफी दिक्कत आई। नाला पानी शमशान घाट पर स्थानीय लोगों ने अंतिम संस्कार का विरोध किया। पुलिस ने लोगों को समझाकर कोरोना पॉजिटिव युवक का अंतिम संस्कार करवाया। 2 दिन पहले भी एक शव का इसी तरह से विरोध किया गया था। पुलिस ने 2 दिन पहले भी लोगों को समझाया था। कोरोना पॉजिटिव मृतकों के अंतिम संस्कार को लेकर उठ रहा है सवाल, क्या प्रशासन को मृतकों के लिए कोई शमशान घाट निर्धारित नहीं करना चाहिए? कोरोना पॉजिटिव मृतकों के अंतिम संस्कार का स्थान निश्चित क्यों नहीं? और इससे भी बड़ी बात, लोगों को अभी तक जागरूक क्यों नहीं किया गया? जो तमाम बॉडी मैनेजमेंट के गाइडलाइंस हैं उनको लेकर ही अगर ये सब अंतिम संस्कार किया जा रहा है तो लोगों को समझाने में परेशानी क्यों आ रही है? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। फिलहाल पुलिस ने लोगों को समझाकर इस युवक का अंतिम संस्कार नाला पानी शमशान घाट में करवाया। फहीम तना, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, क्या कुछ वाकया उस दौरान हुआ जिस दौरान अंतिम संस्कार करने के लिए विरोध हुआ? देखिए तुषार, ये काफी आश्चर्यजनक भी है क्योंकि जो कोरोना पॉजिटिव है, अब तक अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड में 13 कोरोना पॉजिटिव की डेथ हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर देहरादून जिले से संबंधित है। चाहे वो ऋषिकेश एम्स में डेथ हुई, देहरादून में डेथ हुई, तो उनका अलग अलग शमशान घाटों पर उनका अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। और इसमें महत्वपूर्ण ये है, जो एसओपी है, जो प्रोटोकॉल है कोविड का, कि इसमें जो पॉजिटिव की डेथ होती है उसको दूर नहीं लेकर के जा सकते, मतलब यात्रा सफर ज्यादा लंबा नहीं करना है। तो ये परसों मुरादाबाद का जो पेशेंट था, युवक था, ये पहले कैलाश अस्पताल में भर्ती हुआ, फिर इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दून अस्पताल भेज दिया गया था और इसके सिर में पहले से ही चोट थी, ऑपरेटेड था, वो गंभीर स्थिति में था। तो लिहाजा इसकी डेथ हुई थी, तो मुरादाबाद जाने से बिल्कुल मना कर दिया गया था कि यहीं स्थानीय स्तर पर इनका अंतिम संस्कार होगा। लिहाजा पुलिस की देखरेख में होता है, जो प्रोटोकॉल अपना करके पुलिस की सुपुर्दगी के साथ परिजन करते हैं, उनकी मौजूदगी के साथ। तो यहाँ जब लेकर के गए इनको, तो स्थानीय लोगों ने इनका विरोध किया काफी, और काफी हल्ला हुआ, लोगों ने मना किया, लेकिन पुलिस ने काफी समझाया बुझाया, तब जाकर के वो अंतिम संस्कार हो पाया। और इस तरह की घटना 2 दिन पहले भी हो चुकी है। जो 2 दिन पहले एक डेथ हुई थी बुजुर्ग की, तो उसमें भी इसी शमशान घाट पर ये दिक्कत पेश आई है, और लिहाजा इस तरह की दिक्कत आ रही है, लोगों में एक डर बैठा हुआ है। तो ऐसे में हो ये रहा है तुषार की, जो सामान्य मौत भी है, तो सामान्य मौत को भी संदेह की नजर से देखा जा रहा है। तो इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं, और ये काफी मुश्किल भरा हो रहा है प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए, क्योंकि आज इस डेथ को लेकर, इस अंतिम संस्कार को लेकर के काफी देर तक हल्ला होता रहा। पुलिस को भी बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी है इसमें तुषार। बिल्कुल, साथ ही साथ देखा जाए कई सारी एसओपीज हैं या फिर जो बॉडी मैनेजमेंट का तरीका है, अगर उन सब गाइडलाइंस के मुताबिक ही अंतिम संस्कार हो रहा है तो क्या अवेयरनेस अभी तक लोगों के बीच में नहीं है? क्या उन लोगों को समझाने में मुश्किलात सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए शायद अवेयरनेस उस तरीके की नहीं है। और एक और चीज इसमें इम्पोर्टेंट बात हम तस्वीरों में देख सकते हैं तुषार की, जो डेड बॉडीज के आसपास भी लोग हैं, तो वो डिस्टेंस जाहिर है थोड़ा जरूर मेंटेन है, 1-2 मीटर का, 3 मीटर का, लेकिन उस तरह की ना तो पीपीई किट उनके पास है, ना ही उस तरीके की जो प्रोटोकॉल के हिसाब से अपनाए जानी चाहिए सुरक्षा के उपाय, वो सबको। और जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि बोले कि हर आदमी को नहीं वो व्यवस्थाएं मुहैया हो सकती हैं। जो केवल अंतिम संस्कार में डेडिकेटेड लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारियां दी गई हैं प्रशासनिक तौर पर, वो सुरक्षा के सारे उपाय अपनाते हुए वो करते हैं। तो लिहाजा, लेकिन अगर इस तरीके से विरोध में भीड़ उमड़ेगी तो कहीं ना कहीं वो भी एक खतरे का बायस बन सकता है। वो खतरे की संभावना है, संक्रमण की संभावना है डेड बॉडी से। तो लिहाजा तमाम बातें ध्यान में रखने की शायद जरूरत है, और उसको लेकर के एक नए सिरे से प्रशासन को शायद कुछ नियम तय करने की जरूरत है कि आखिरकार किस तरीके से डिस्पोज ऑफ जो किया जा रहा है उसमें स्थानीय इन्वॉल्वमेंट नजदीक आने का किस तरीके का ना हो। जो जिम्मेदार है परिवार के लोग, जो चिन्हित फहीम, हैं, क्या तो अभी तक वो किसी शमशान घाट या किसी निश्चित स्थान को तय नहीं किया गया? और क्या अब इसकी जरूरत आन पड़ी है कि प्रशासन को जरूरत है कि एक स्थान को निश्चित कर दीजिए, वहां पर तमाम एहतियात बरतिए और वहीं पर बॉडी मैनेजमेंट के तौर पर वहां तमाम एसओपीज के फॉलो करते हुए आप अंतिम संस्कार कराइए? बिल्कुल, देखिए अभी तक ऐसा कोई निर्धारित नहीं है कि कोई एक डेडिकेटेड शमशान घाट में कोरोना पॉजिटिव मृतकों का अंतिम संस्कार होगा। ये इस तरह का अभी जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि अभी 13 डेड बॉडीज हैं, तो आगे संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है मृतक की, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन में, क्योंकि महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में भी कई पॉजिटिव केसेस हैं जो वेंटिलेटर पर हैं, दून अस्पताल में भी हैं। तो लिहाजा डॉक्टर्स का ये कहना है
हैं कि देखिए उम्मीद तो करते हैं कि सब कुशलता के साथ ठीक हो जाएं, सब सुरक्षित रहें, लेकिन भविष्य का कुछ नहीं पता होता, जीवन का कुछ नहीं पता होता। तो इनके इस तरह की केसेस अगर बढ़ते हैं डेड बॉडी डेथ के, तो फिर उनका डिस्पोज ऑफ करने को लेकर के एक ऐसी चिन्हित जगह हो जानी जरूरी हो जाएगी, ताकि समाज के और लोगों में भय व्याप्त ना हो। सबको ये पता रहे कि एक जगह पर वो एक डेडिकेटेड जगह है, एक शमशान घाट है, बाकी सब जगह जो डेड बॉडीज आएंगी या आ सकती हैं, क्योंकि जीवन मरण सबके साथ है, तो वो कोरोना पॉजिटिव ना है, ये सब चीजें लोगों को स्पष्ट रहेगा। तो उस तरह की शंकाएं भी नहीं रहेंगी, विरोध की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं। ये तमाम तरह की चीजें हैं जो मुझे लगता है कि शायद इसको लेकर के प्रशासन को थोड़ी कवायद करने की जरूरत है, ताकि ये इस तरह की स्थितियां देखने को न मिले और सुरक्षात्मक तरीके से प्रोटोकॉल को अपनाते हुए डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार भी हो सके। जी तुषार। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर बीसी रमोला साहब जुड़ गए हैं, सीएमओ देहरादून। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। थैंक यू सर, बॉडी मैनेजमेंट को लेकर लगातार कुछ समस्याएं आई हैं। एक तस्वीर भी हम तक पहुंची है, देहरादून की ही तस्वीर है, जहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए समस्याएं आई। इस पर थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे और किस तरीके से तमाम रूल्स एसओपी को फॉलो किया जा रहा है वो भी जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें जो क्षेत्रीय जनता है उनको भ्रामक जानकारियां कहीं से प्राप्त हो रही हैं। जिस किसी व्यक्ति की कोरोना से डेथ होती है तो उसको अच्छी तरह बॉडी को सैनिटाइज करके प्लास्टिक बैग में लपेट करके अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं जी। इसमें भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो क्षेत्रवासी हैं उनको इस तरह की जो बातें हैं कि अंतिम संस्कार न हो या एक शमशान घाट पे न हो, ये कैसे समाज में एक विद्वेष की भावना जो है पैदा करता है। तो मेरी सभी लोगों से ये निवेदन है, आग्रह है कि वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो डेड बॉडी डेथ जिस व्यक्ति की होती है उससे किसी भी प्रकार के संक्रमण की कोई भी रमोला आशंका साहब, नहीं। इसके लिए एसओपीज भी होंगे, क्योंकि लोगों को समझ में तब आएगा जब ये बात फॉलो हो, क्योंकि गाइडलाइंस के मुताबिक जो चीजें हैं आप बेहतर समझते हो, वही मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या गाइडलाइंस हैं किसी भी बॉडी के मैनेजमेंट के लिए या फिर किसी के अंतिम संस्कार के लिए, क्या क्या फॉलो करना होगा प्रशासनिक स्तर पर खासतौर से। देखिए, इसमें जो एसओपी है उसमें जो डेड बॉडी होती है उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाता है और सैनिटाइज करने के बाद किसी भी प्रकार के संक्रमण की कोई आशंका नहीं होती है। जो भी क्षेत्रवासी हैं इस चीज का जो विरोध कर रहे हैं कि शमशान घाट पे अमुक व्यक्ति का दाह संस्कार न हो, तो भी सामाजिक प्राणी हैं, लोगों की अपनी भावनाएं होती हैं। इस तरह के जो है जो भ्रामक सूचनाएं हैं या इस तरह के जो मिथ्यक हैं उससे उठकर हमें ऊपर आना होगा और किसी भी प्रकार की संक्रमण की क्योंकि संभावना नहीं रहती, तो इसलिए विरोध करना ठीक नहीं है उचित नहीं। रमोला साहब, जो तस्वीर मेरे सामने है, जो टीवी पर चल रही है, आप भी देख पा रहे होंगे, उस तस्वीर में साफ तौर पर ना तो कोई भी कर्मचारी प्रशासनिक वहां पर पीपीई किट में है, बॉडी को अगर आप देखें ना तो कोई वो कवर अप की गई है, तो क्या एक बड़ी चूक भी है इसमें? जो पिक्चरें सामने आ रही हैं उसमें बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे सुरक्षात्मक जितने भी जो लोग दाह संस्कार में मदद कर रहे हैं प्रशासन के लोग, उनको हिदायत दी गई है कि वो अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। सर, लेकिन कोई भी पीपीई किट में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इस तस्वीर में, इसलिए मेरा सवाल आपसे ये है। नहीं, अगर और काफी लोग वहां पर मौजूद हैं तो एक बड़े स्तर पर तो संक्रमण फैल सकता है। नहीं, संक्रमण की तो कोई आशंका है ही नहीं। डेड बॉडी से संक्रमण की कोई भी आशंका नहीं है। इसमें जो है हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो है निश्चिंत रहें कि जो है इससे किसी भी प्रकार का उस क्षेत्र में संक्रमण होगा। क्योंकि देखिए, ऐसा वायरस जब शरीर में रहता है तब वो मल्टीप्लाई करता है, डेथ के बाद वो मल्टीप्लाई नहीं करता है। और संक्रमण कैसे होगा? ना व्यक्ति सांस ले रहा है व्यक्ति, ना वहाँ पर जो है कोई बॉडी फ्लूइड लीक हो रहा है, सब कुछ जो है सैनिटाइज भी हो रखा है, बॉडी पैच भी हो रखी है, तो संक्रमण की आशंका ना के बराबर है, इसको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से एसओपी के अंदर ये भी है कि बॉडी को एक कवर, प्लास्टिक कवर के अंदर कवर करके ही देना होता है, तो क्या वो फिर किस लिए है? अगर डेड बॉडी से कोई खतरा नहीं, मैं आपसे जानकारी वश ये पूछना चाह रहा हूँ। जी, जैसे हॉस्पिटल में डेथ होती है, जाहिर सी बात है कोरोना से अगर किसी की डेथ होगी तो किसी हॉस्पिटल में होगी, और हॉस्पिटल में अचानक डेथ नहीं होती है, उसके पहले जो है मरीज वहाँ पे भर्ती रहता है, तो पता रहता है हम लोगों की किसी कंडीशन सीरियस है, तो उसकी तैयारी पहले से कर ली जाती है और सभी प्रकार की एसओपी का हम लोग जो पालन करते हैं। आवश्यक निर्देश सभी
चिकित्सालयों को पहले ही निर्गत किए जा चुके हैं। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जनता को थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए और जो है मृत आत्मा को सम्मान देने के लिए इस तरह के आक्रोश को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सीएमओ साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे देहरादून से, लेकिन उनका जो कहना है वो इस तस्वीर से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। उनका कहना है कि तमाम सैनिटाइजेशन के प्रोसेस बॉडी को लेकर हो या फिर कवर अप करने के तरीके हों, वो सब किए जाते हैं। पीपीई किट उन तमाम कर्मचारियों के पास होती है जो कि बॉडी मैनेजमेंट के दौरान, अंतिम संस्कार के दौरान होते हैं। लेकिन इस पूरी तस्वीर को अगर देखेंगे तो इस तस्वीर से बिल्कुल भी इत्तेफाक ये बयान नहीं रखता। तो आपको बता दें, देहरादून के अंदर अंतिम संस्कार को लेकर समस्या सामने आई। अपर सचिव स्वास्थ्य एनएचएम निदेशक ने चुप्पी साध रखी है। आपको बता दें, डॉक्टर युगल किशोर पंत ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। न्यूज वन इंडिया से फोन पर बोले, मेरे पास समय नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा। अब ये आप रवैया देखिए, पहले चूक, लापरवाही, उसके बाद इस तरीके से यहां पर जब जवाब मांगा जाता है, न्यूज वन इंडिया फोन करता है, तब कह दिया जाता है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे पास समय नहीं है। अब जनता को जवाब देने के लिए समय नहीं है तो फिर अपर सचिव स्वास्थ्य के पास, एनएचएम के पास क्या समय है? जनता को जवाब देने के लिए समय नहीं है। ऐसे काल में जब जनता को जिम्मेदार अधिकारी लोगों की बयानों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उनके आश्वासन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस दौरान अगर समय की पाबंद को बोलकर वो जवाब देने से पाबंद हो जाए तो फिर सवाल उठेंगे। फहीम तना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फहीम, अपर सचिव की तरफ से यह कह दिया गया, एनएचएम की तरफ से यह कह दिया गया कि उनके पास समय नहीं है। किस तरीके का बयान, बेतुका बयान कहें या फिर एक पल्ला झाड़ देने वाला बयान कहें? निश्चित रूप से देखिए, गंभीर मामला है तो उनको जवाब देना चाहिए और इतना तो स्पष्ट करना ही चाहिए कि क्या इसमें इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या कुछ कार्रवाई की गई है या अवेयरनेस को लेकर के क्या कुछ और नए कदम उठाने की जरूरत है, नई प्लानिंग की जरूरत है। क्योंकि अधिकारी ही प्लानिंग करते हैं और जब किसी प्लानिंग पे फीडबैक या उसका रिस्पॉन्स एक अलग तरीके का आता है तो फिर संशोधन भी होते हैं नीतियों में। तो एक जिम्मेदारी बनती है और उनको कहना चाहिए। और ये एक तरीके से सीधे तौर पर पल्ला झाड़ना गलत कह सकते हैं इस रूप में कि स्पष्ट चीजें नहीं आती हैं। आधिकारिक तौर पर इस तरह कही जाती है, एक बड़े अधिकारी द्वारा कही जाती है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक भी होता है। तो वो अपनी बात कहने से बच रहे हैं, क्या कारण? बिल्कुल, कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं। और सीएमओ साहब का भी यही कुछ रवैया था। जब हमने उनसे सवाल किया कि तमाम प्रोटोकॉल्स होने चाहिए तो उनका कहना था कि हाँ, लेकिन उसके बाद जब हमने वीडियो पर सवाल किया तो वो शांत हो गए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, फिक्स्ड चार्ज से छूट देने की घोषणा की गई है। धर्मशालाओं को बिजली में 3 महीने की छूट है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धर्मशालाओं को छूट की घोषणा दी है और उत्तराखंड सरकार ने छूट की घोषणा करके राहत दे दी है। होटल, रेस्टोरेंट्स, ढाबा को पहले ही छूट मिल गई थी। अप्रैल से जून 3 महीने के लिए ये छूट मिली है। विभाग को छूट से होने वाले नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। तो आपको बता दें, अप्रैल से जून तक 3 महीने के लिए छूट मिली है। खबर नैनीताल से है। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से किराया वसूली के मामले में निर्णय दिया। सरकार के राहत देने वाले फैसिलिटी एक्ट 2019 को बताया अवैधानिक। हाईकोर्ट ने एक्ट को अनुच्छेद 14, 202 और 207 का उल्लंघन बताया। राज्य सरकार ने कानून बनाकर पूर्व सीएम को किराया देने को कहा था। राज्य सरकार ने सरकारी दर पर किराया देने को कहा था। मामले में याचिकाकर्ता अवधेश कौशल ने एक्ट को न्यायालय में दी थी चुनौती। फिलहाल सरकारी बंगले और स्टाफ के खर्च वसूली का पहले ही हो चुका है आदेश। एक्ट को अवैधानिक घोषित करने से बाजार दर से किराया जमा कराने का दबाव था। फिलहाल आपको बता दें कि मामले में शिकायतकर्ता की तरफ से याचिका दर्ज कराई गई थी। ठीक आया है, कानून के हिसाब से आया है और ये एकदम जजमेंट ठीक है। और इससे यही नहीं, पूरे देश में इसका मैसेज आएगा, जो लूटमार कर रहे हैं राजनेता वो कुछ कम पड़ेगा। सब ने, जितनी भी है ना, उमा भारती, राजनाथ, सब कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने, चाहे 2 दिन चीफ मिनिस्टर है हो चाहे 1 दिन रहे हो। देश कहीं आता है क्या कुल 4 लोगों को भला करने के लिए? ब्रेक के बाद खबर टिहरी जिले से, जहां पर जौनपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत मझगवा के अंदर
मनरेगा में अजीब सा खेल सामने आया। बगैर काम किए प्रधानमंत्री के इशारे पर अपने चहेतों के खातों में मनरेगा की श्रमिक धनराशि पहुंचवा दी गई। मामला हाईलाइट तब हुआ जब प्रधानमंत्री ने खातों में डाली गई धनराशि को वापस मांगने का दबाव ग्रामीणों पर बनाया। हालांकि दबाव में कुछ ग्रामीणों ने धनराशि लौटा दी, मगर अधिकांश नाराज ग्रामीणों ने प्राथमिक विद्यालय सेलवानी में एकत्रित होकर प्रधानमंत्री के इस काम की निंदा करते हुए इन पर निर्माण कार्यों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बगैर काम के उनके खातों में आई धनराशि की जांच की मांग करते हुए जिलाधिकारी तक मामले को पहुंचाया। साथ ही लोगों ने कहा कि इस धनराशि को सक्षम अधिकारी के जरिए कोरोना महामारी से निपटने को आपदा राहत कोष में दे देंगे। भी आता है यहाँ पे, और जो हमारी महिला प्रधान है वो दिखाई नहीं देती है, कि यही दिखाई देता है यहाँ। तो सारा काम क्या जो महिला प्रधान है वो कहीं आती नहीं है? मैंने तो कहीं देखा नहीं। काम करा रहे, तो पैसा किसको दिया आपने वापस? आपका प्रधान जी के पास दीजिए। अच्छा, तो क्या वापस क्यों दिया फिर आपने? आप उन्होंने पहले कहा रखा था कि पैसे वापस देना पड़ेगा, तो फिर उसको तुम रिटर्न मांग रहे हो, तो ये टोटली क्राइम है। इट्स क्राइम। क्या बिना काम के डाल के बिना काम के पैसे कैसे आ सकते हैं उसे इस टाइम पे? ये तो गरीबों का हक भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। खाते में पैसे है, आप पैसे हमने ये नहर पे काम करने को देने हैं, उस पैसे हाँ वापस दे दें। अतल में जो भी काम हो रहे हैं, जो भी विकसित कार्य हो रहे हैं अभी, तो ये जो है सारा स्वयं अपने आप जोत सिंह कंडारी देख रहे हैं, उनके हस्बैंड जो है। और एक्चुअली उनके धंधे और भी हैं, दुकान वगैरह हैं। तो जो प्रधान जी हमारे वो दुकान अक्सर देखते हैं और खेती बाड़ी का काम करती हैं। लोगों के जिन लोगों ने कार्य नहीं किया है उन लोगों के खाते में 5-5 हज़ार रुपये डाले गए और उनसे वो पैसा वापस मांग रहा है, न देने पे कोई धमकी भी दे रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये गैर जिम्मेदाराना काम। मनरेगा अपने आप में इस प्रकार की योजना है कि एक व्यक्ति को स्वरोजगार मिल सके, और वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसमें प्रधान की होती है। और यदि कहीं पर भी किसी भी प्रधान द्वारा इस प्रकार का कोई कृत्य किया जा रहा है, निश्चित रूप से उसमें शिकायत दर्ज होनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पैसा तभी मिलेगा किसी भी व्यक्ति को जब वो काम पूर्ण करेगा। और अब तो डिजिटलाइजेशन का समय है और मॉनिटरिंग सैटेलाइट से भी होती है, जहाँ कहीं भी शिकायत होती है निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में तो कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता। प्रकरण आया है और इवन प्रकरण में खुद ग्राम प्रधान भी आई हैं कि दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, और ग्राम प्रधान का कहना है कि उन्होंने मौके पर काम कराया है और उनकी वो खुद भी जांच करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसकी अधिकारी आकर के जांच करें कि हमने मौके पर काम किया है। तो खैर प्रकरण में हम लोगों ने सीडीओ साहब को इसकी जांच दे दी है और एक कमेटी जाकर के मौके पर जाकर करेगी और जो भी उसमें कार्यवाही होगी वो की। तो वहीं व्यापार मंडल 38 की आवश्यक बैठक हुई है और कृष्णा पैलेस होटल में व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक सजवान की अध्यक्षता में यह संपन्न हुई, जिसमें बाजार खुलने का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक रखा गया। व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक सजवान ने बताया कि जब तक परिवहन सेवा सुचारू रूप से चालू नहीं होती तब तक बाजार प्रतिदिन सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुला रहेगा। इसके साथ ही बाजार की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही बाहरी व्यक्ति जो व्यापार करने आ रहे हैं उनका सत्यापन करने के लिए व्यापारियों ने प्रस्ताव पारित किया। साथ ही व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक सजवान ने व्यापारियों से अपील की है कि दुकानदार के पास जो भी ग्राहक सामान लेने आता है उसके पास मास्क पहना होना अति आवश्यक है। दूसरा, दुकान में सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का भी विशेष ध्यान रखना होगा। सदस्यों की मीटिंग थी जिसमें हमारे सभी लगभग कम से कम 200 व्यापारी जो हमारे व्यापार मंडल में सभी लोगों का यहाँ पे आना हुआ। उस मीटिंग में हमारे द्वारा यह निर्णय लिया गया सभी सहमति द्वारा, क्योंकि व्यापार मंडल में कोविड-19 को देखकर जो संक्रमण फैल रहा है उसको देखते हुए बाज़ार किस तरह से चले, बाज़ार की व्यवस्था किस तरह से हो कि संक्रमण ज़्यादा ना फैले, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है कि अगर संक्रमण फैल गया तो व्यवस्थाओं का बहुत ज़्यादा टोटा है। इसलिए हमारे व्यापार मंडल ने यह निर्णय लिया है कि जब तक हमारी परिवहन की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चलती हैं तब तक इस मार्केट को 2 बजे तक ही खुला रखा जाएगा प्रतिदिन। और जैसे कि हमारे कई विचार, हमारे व्यापारियों के विचार आए हैं, जिसमें कि शौचालय को लेकर, सफाई को लेकर और सोलर लाइटें को लेकर, तो उनमें भी हमारी गहनता से चर्चा हुई है। हमारे प्रस्ताव गए हैं। जिला पंचायत सदस्य संजय बेरवाल जी को हमने पहले प्रस्ताव भी दिया था। सफाई कर्मचारी की व्यवस्था भी हमने कर दी है। कल से सुचारू रूप से पूरे मार्केट में सफाई व्यवस्था चालू है।
तो वहीं राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल ने शहर के चौक चौराहों पर मुस्तैदी से ड्यूटी करने वाले होमगार्ड के जवानों पर पुष्प वर्षा करके हौसला अफजाई की। आपको बता दें, राज्य मंत्री ने मीडिया में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेने के बाद होमगार्ड के जवानों को अपने कार्यालय में आमंत्रित किया। यहां राज्य मंत्री की पूरी टीम के जवानों ने पुष्प वर्षा की। इस दौरान राज्य मंत्री ने हौसला अफजाई के लिए होमगार्ड के सम्मान में तालियां बजाई। मौके पर होमगार्ड के जवानों ने सम्मान मिलने पर खुशी व्यक्त की। वहीं राज्य मंत्री का आभार भी जताया कि जो सम्मान आज उन्हें मिला, इसके लिए वो राज्य मंत्री का ताउम्र खुश शुक्रगुजार रहेंगे। कल मैं समाचार देख रहा था टीवी पर, तो उसमें देखा आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों का अनेक स्थानों पर स्वागत किया गया, लेकिन हमारे होमगार्ड के जो बंधु हैं जो अग्रिम पंक्ति में रहते हैं उनको कहीं सम्मान नहीं मिला। और तभी मुझे विचार आया क्यों ना अपने विभाग द्वारा इन सब लोगों का जो आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं उनका स्वागत किया जाए। इस निमित्त आज मैंने यहाँ पर इन्हें आमंत्रित किया और उनका पुष्प वर्षा करके सबका स्वागत। चैनल के माध्यम से सभी लोगों का अनेक स्थानों पर स्वागत किया गया, लेकिन हमारे होमगार्ड के जो बंधु हैं जो अग्रिम पंक्ति में रहते हैं उनको कहीं सम्मान नहीं मिला। और तभी मुझे विचार आया क्यों ना अपने विभाग द्वारा इन सब लोगों का जो आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं उनका स्वागत किया जाए। इस निमित्त आज मैंने यहाँ पर इन्हें आमंत्रित किया और उनका पुष्प वर्षा करके सबका स्वागत किया। ये इसके लिए योग्य लोग हैं, इनका आगे भी स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए,